अमेरिका का कर्जा अकेला दुनिया की 7 सबसे बड़ी जीडीपी के बराबर है। अमेरिका का स्टॉक मार्केट और गोल्ड मार्केट दोनों रिकॉर्ड हाई पे है, लेकिन ये आने वाली सबसे बड़ी क्राइसिस का सिंबल है। Price of gold closing above $4,000, reaching heights it has never seen. The price of gold hit $4,000 a troy ounce for the first time. The stock market's at an all-time high. And the stock market has been rising. Americans have more money in stocks than ever before. Economists are warning that could be a problem. वॉरेन बफेट, जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमन और अमेरिकन हेज फंड मैनेजर रे डालियो ने पूरी दुनिया को यह वार्निंग दी कि ये सिर्फ नंबर का खेल नहीं, एक सिस्टमेटिक टाइम बॉम्ब है जो अमेरिका की फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर छुपा हुआ है। गवर्नमेंट बोलती है इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आज हर अमेरिकन पे $1 लाख से ज्यादा का कर्जा है। करीबन $6 ट्रिलियन डाले गए, लेकिन इतने पैसे मार्केट में एक साथ पहले कभी नहीं आए थे। सो लेट्स अंडरस्टैंड कैसे दुनिया की सबसे स्टेबल इकोनॉमी आज अपने ही डेट ट्रैप में धीरे धीरे फंस रही है। Stories of nation rarely begin with glory. They usually begin with struggle. अमेरिका की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। 18th सेंचुरी के मिड तक नॉर्थ अमेरिका की 13 ब्रिटिश कॉलोनीज एक नॉर्मल कॉलोनियल लाइफ जी रही थी। ट्रेड, फार्मिंग, लाइफ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे एक टेंशन बिल्ड होने लगा, क्योंकि इन 13 कॉलोनीज का कंट्रोल ब्रिटेन के हाथों में था और ब्रिटेन ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने फ्रांस इंडिया वॉर के बाद जितने भी खर्चे थे वो सारे कॉलोनीज से वसूल करना शुरू कर दिया था और नए टैक्सेस जैसे कि स्टैंप एक्ट, शुगर एक्ट और टी एक्ट बिना कॉलोनीज के परमिशन के लगा दिया गया। नॉट बिकॉज दे नीड मनी बट बिकॉज पावर लाइक्स रिमाइंडर। और ये एक रिमाइंडर था कि किसका हुक्म चल रहा है। लेकिन कॉलोनीज को असल में टैक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनकी असली प्रॉब्लम ये थी कि उनके ऊपर जो रूल्स लग रहे थे उसके बारे में उनसे कुछ पूछा ही नहीं जाता था, क्योंकि ब्रिटेन डिसीजन खुद ले लेता था और कॉलोनीज को बस उसे फॉलो करना पड़ता था। इसलिए कॉलोनीज ने एक सिंपल सी बात रखी कि जब हमें अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिलता तो हम नए टैक्स क्यों एक्सेप्ट करें। और इसी सोच को एक लाइन में बोला गया, विच इज नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इस टेंशन ने कुछ मेजर इवेंट्स को जन्म दिया, जैसे कि 1770s का बोस्टन मैसेकर, जिसमें ब्रिटिश सोल्जर्स और सिविलियंस के बीच में क्लैश हुआ। इसके बाद 1773 बोस्टन टी पार्टी, जिसमें प्रोटेस्ट के तौर पे कॉलोनीज ने ब्रिटिश टी को समुद्र में फेंक दिया। इन सभी चीजों को देखते हुए ब्रिटेन को अंदाजा हो गया था कि अगर उन्होंने अभी कोई कदम नहीं उठाए तो एक वक्त आएगा जब ये लोग उनकी सरकार को नहीं बल्कि उनके शासन के हक को भी सवाल बना देंगे। इसलिए ब्रिटेन ने इसके जवाब में इनटॉलरेबल एक्ट पास किया, जिसमें बोस्टन का पोर्ट बैन और लोकल गवर्नमेंट के पास से उनकी मोस्ट ऑफ द पावर छीन ली गई। इस पूरे मूवमेंट का टर्निंग पॉइंट था अप्रैल 1775। उस समय पे अमेरिका के मैसेचुसेट के एक टाउन लेक्सिंगटन ग्रीन में जब ब्रिटिश फौज कॉलोनीज के हथियार सीज करने के लिए निकली थी, तब कॉलोनियल मिलिशिया वहां खड़ी थी, शांत, बस अपनी जमीन पे ठहरे हुए थे। पर फिर एक गोली चली। किसने चलाई किसी को नहीं पता, पर वहीं से अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर शुरू हो गई। लेकिन इनके सामने अब सवाल यह था कि कॉलोनीज लड़ कैसे रहे थे, क्योंकि अलग अलग टाउन, अलग अलग मिलिशिया और हर जगह अपना लीडर अपना रूल चला रहा था। यह सब एक प्रोटेस्ट जैसा था, ना कोई सेंट्रल प्लान और ना कोई यूनिफॉर्म्ड आर्मी। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के सामने यह बिखरापन लंबे समय तक टिक नहीं सकता था। इसी वजह से मई 1775 में सब कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव एक जगह पे मिले और उस मीटिंग का नाम रखा गया कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। यहाँ उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया और सबने मिलकर एक यूनाइटेड आर्मी बनाई, जिसका नाम रखा गया कॉन्टिनेंटल आर्मी। और इस आर्मी की कमांड दी गई जॉर्ज वॉशिंगटन के हाथों में। यही वो वक्त था जब प्रोटेस्ट एक ऑर्गेनाइज रिवॉल्यूशन बन गया। जंग सिर्फ तलवारों से नहीं जीती जा सकती, नैरेटिव भी चाहिए होता है, एक आइडिया जिसके पीछे सभी लोग खड़े हो सके। और यहाँ पे ये आइडिया था फ्रीडम। इसलिए 2 सालों तक ये लड़ाई चली, खून भी बहा और वक्त भी। फिर आया 4 जुलाई 1776, जब सभी रिप्रेजेंटेटिव दोबारा मिले। इस बार डिसीजन और भी बड़ा था, क्योंकि उन्होंने कागज के टुकड़े पे एक स्टेटमेंट लिख दिया था,
नाम डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मतलब सिंपल था कि अब से हम ब्रिटेनिया के सब्जेक्ट्स नहीं बल्कि अब से हम अपने आप के मालिक हैं। और इस डॉक्यूमेंट को थॉमस जेफरसन ने ड्राफ्ट कर दिया, पर उसमें एक सेंटेंस था जो दुनिया कभी नहीं भूला, ऑल मेंस आर क्रिएटेड इक्वल। सच कहूँ यह सेंटेंस परफेक्ट तो नहीं था क्योंकि उस समय पे अमेरिका में बहुत ही स्लेवरी थी, सभी लोग इक्वल तो नहीं थे। पर यह बात परफेक्शन की नहीं थी, बात डायरेक्शन की थी। कभी कभी दुनिया को तुरंत सच नहीं चाहिए होता, पहले उन्हें सोच का रास्ता चाहिए होता है, और यह सेंटेंस वो रास्ता बन गया था। लेकिन फिर भी कुछ सालों तक यह लड़ाई जारी रही, पर फिर एक मोमेंट आया जहां गेम पूरी तरह से चेंज हो गई, क्योंकि फ्रांस ने अमेरिका के साथ अब हाथ मिला लिया था। फ्रांस ने गन्स, शिप्स, आर्मी सभी चीजें अमेरिका को सप्लाई करना शुरू कर दिया था। मतलब कि जब एक पुरानी यूरोपियन पावर ने उनका सपोर्ट किया तो आंदोलन रिवॉल्यूशन से एक इंटरनेशनल मूवमेंट बन गया था। इसकी वजह से 1781 में बैटल ऑफ यॉर्कटाउन में ब्रिटिश आर्मी ने सरेंडर कर दिया। यही पल था जहां सबको समझ आ गया था कि आज़ादी अब कॉन्सेप्ट नहीं हकीकत बन चुका है। इसके तुरंत बाद 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई, जिसमें ब्रिटिश ने ऑफिशियली अमेरिका को इंडिपेंडेंट नेशन मान लिया। पर आज़ादी कभी फ्री नहीं होती, क्योंकि 1791 के रिवॉल्यूशन के बाद अमेरिका की नेशनल डेट $75 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। लोग सोचते हैं कि डेट वीकनेस होती है, लेकिन उस वक्त डेट सर्वाइवल था, क्योंकि ये देश नया था और नए देश खुद को जिंदा रखने के लिए उधार लेते हैं। और फिर ये सिलसिला चल पड़ा, आगे बढ़ना था तो डेट लेना पड़ा, क्योंकि अब रुकना ऑप्शन नहीं था। बॉर्डर्स एक्सपांड हुए, फार्म लैंड्स बढ़े, ट्रेड रूट बनने लगे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस शेप होने लगे, और साथ ही साथ डेट भी बढ़ता गया। हर नए रोड्स, हर नई नेवी शिप्स, हर नई ट्रीटी के पीछे सिर्फ एक ही एनर्जी थी, बोरोड मनी। लेकिन ये बोरोड मनी डेस्पिरेशन नहीं थी, ये एक इन्वेस्टमेंट थी, बिकॉज अ न्यू नेशन स्टार्ट बिल्डिंग इटसेल्फ इनटू समथिंग लार्जर। पर फिर धीरे धीरे डेकेड्स के अंदर ये बोरोइंग एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचा जहाँ देश को एक सवाल खड़ा करना पड़ा, क्या हम डेट के बिना कभी खुद चल सकते हैं? पर फिर आया 1835, एक साल जो हिस्ट्री की किताबों में सिर्फ एक ही बार लिखा गया था। ये वो साल था जब यूनाइटेड स्टेट ने अपना पूरा नेशनल डेट चुका दिया। यस, अमेरिका, जिस पे आज $38 ट्रिलियन की डेट है, पर एक समय था जब उसका नेशनल डेट 0 था। लेकिन आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आया होगा कि जहाँ एक देश सुई लेने के लिए भी डेट लेता है, वहाँ उनका नेशनल डेट 0 कैसे था? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? इट इज बिटर ट्रूथ, बट इट इज ट्रूथ। प्रेसिडेंट एंड्रू जैक्सन ने एक एग्रेसिव पॉलिसी चलाई, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट कर दी और फेडरल लैंड जहां लोग सेटल होते थे उसे भी ऑक्शन कर दिया। उसके बाद नेशनल रेवेन्यू बढ़ाया और स्टेट को भी उनके कंट्रोल्स वापस दे दिए गए। एक साइलेंट कॉन्फिडेंस का जमाना था जहां लग रहा था कि सब स्टेबल है, सब प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने सारे बिल्स चुका दिए थे। लेकिन हिस्ट्री का रिदम हमेशा अलग होता है। स्टेबिलिटी कभी फाइनल चैप्टर नहीं होता, वो हमेशा स्टॉर्म के पहले का सन्नाटा होता है। डेट 0 होने के कुछ ही सालों बाद अमेरिका को हिट किया पैनिक ऑफ 1837, एक डीप इकोनॉमिक डिप्रेशन जिसमें बैंक्स फेल होने लगे, बिजनेस कोलैप्स हो गए, लोगों के पास जॉब नहीं थी, करेंसी की वैल्यू गिरने लगी और कॉन्फिडेंस भी टूट गया। पर जब सर्वाइवल का वक्त आता है तो देश फिर से उसी चीजों की तरफ मुड़ता है जो उन्हें पहले भी बचा चुकी होती है, और वो थी डेट। बोरोविंग फिर शुरू हो गई, साइकिल फिर चलने लगा, और इस बार ये रुकने वाला नहीं था। रेल रोड्स बन रहे थे, नए शहर बिल्ड हो रहे थे और इकोनॉमी फिर से एक्सपांड करने लगी थी। इस ग्रोथ के अंदर एक साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले रहा था, क्योंकि अमेरिका के नॉर्थ की इकोनॉमी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज पे चल रही थी और साउथ की इकोनॉमी स्लेवरी पर बेस्ड थी। पर यह साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट एक केओस में बदल गया, क्योंकि अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने अब्राहम लिंकन। लिंकन नॉर्थ के सपोर्टर थे, इसलिए साउथ को लगा कि उनका स्लेवरी सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से साउथ के 11 स्टेट्स अलग हो गए और 1861 में सिविल वॉर शुरू हो गई। यह वॉर सिंपल नहीं थी, क्योंकि यह वॉर देश की आइडेंटिटी डिसाइड कर रही थी। पर वॉर बहुत महंगी होती है। आर्मी को ट्रेन करना, वेपन्स बनाना, रेल रोड से सप्लाई भेजना, इन सभी चीजों के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा पैसे। लेकिन गवर्नमेंट के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए गवर्नमेंट ने वॉर बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दिया। पहली बार इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया और अमेरिका ने पेपर करेंसीज भी प्रिंट करना शुरू कर दिया, जिसे ग्रीनबैक्स कहा गया। पर सबसे शॉकिंग चीज यह थी कि वॉर के शुरू होने से पहले डेट $65 मिलियन था,
वॉर के बीच में $1 बिलियन क्रॉस हो गया और वॉर खत्म होते होते डेट $3 बिलियन तक पहुंच गया था। यह 4000% का जंप था। पर सिर्फ पैसे नहीं बढ़े बल्कि पावर की फिलोसॉफी भी बदल गई। अमेरिका ने एक ब्रूटल, क्लियर और कोल्ड लेसन सीखा। अगर तुम बोरो कर सकते हो तो तुम सरवाइव कर सकते हो, और जो सरवाइव कर लेता है वो रूल्स लिखता है। साउथ के पास रिसोर्स लिमिटेड थे, लेकिन उसके सामने नॉर्थ ने अपने बोरोविंग का स्केल बढ़ा दिया था। इसलिए नॉर्थ जंग जीत गया, और जो जीत जाता है वही डिसाइड करता है कि देश का फ्यूचर कैसा दिखेगा। तो अब सिविल वॉर के बाद अमेरिका ने फिर से खुद को असेंबल करना शुरू कर दिया, क्योंकि नॉर्थ की इंडस्ट्रीज अब बिना रुकावट ग्रो कर रही थी। इसके साथ साथ रेल रोड्स ने ईस्ट और वेस्ट को जोड़ दिया, बैंक्स और स्टॉक एक्सचेंज ने कैपिटल को सर्कुलेट करना शुरू कर दिया, और कॉर्पोरेट्स एक नई अमेरिकन इन्वेंशन स्केल, प्रोडक्शन और एफिशिएंसी के थ्रू इकोनॉमी को शेप करना शुरू कर दिया। ये सब सिर्फ डेवलपमेंट नहीं था, ये नेशन बिल्डिंग था। और जैसे जैसे अमेरिका बढ़ रहा था, एक चीज सामने आ रही थी, ग्रोथ नीड्स कैपिटल एंड कैपिटल नीड्स क्रेडिट। यानी डेट अब इमरजेंसी का टूल नहीं, डेवलपमेंट का इंजन बन रहा था। पर इसके बाद 1914 में शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर 1 की। जब यूरोप वर्ल्ड वॉर 1 में उलझा हुआ था, तब अमेरिका शुरुआती दिनों में थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रख रहा था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एक चीज क्लियर हो गई, जो वॉर को फाइनेंस करता है टर्म्स वो ही लिखता है। इसलिए यूएस ने अलाइज को फूड, वेपन और एम्यूनेशन सप्लाई करना शुरू कर दिया। अमेरिका की फैक्ट्रीज वॉर टाइम प्रोडक्शन हब बन गए और बैंक्स इंटरनेशनल लेंडर्स बन गए, जिसकी वजह से वॉर खत्म होते होते नेशनल डेट $22 बिलियन तक पहुंच गया। पर इस बार लोग घबराए नहीं, क्योंकि डेट का रिटर्न उन्हें इंटरेस्ट, पॉलिटिकल लेवरेज एंड नेशनल गुडविल के फॉर्म में मिल रहा था। दुनिया ने पहली बार अमेरिका को एक फाइनेंशियल सेंटर के रूप में देखना शुरू कर दिया था। पर वर्ल्ड वॉर 1 ने यूरोप को फिजिकली, फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली वीक कर दिया था। एक देश जो पहले वर्ल्ड का सेंटर था, अब वो सपोर्ट सिस्टम ढूंढ रहा था, और जहां डिमांड होती है अमेरिका वहां सप्लाई लेके आ जाता है। जब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई, तब इस बार अमेरिका ने सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं किया, बल्कि अपनी रियल पावर शो की। टैंक्स, शिप्स, आर्मी, एयरक्राफ्ट, सभी चीजें यूरोपियन कंट्रीज को सप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन वॉर हमेशा तबाही लेके आता है। जब वॉर खत्म हुई, तब सभी यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी टूट चुकी थी, और जितने भी देशों ने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था, उनकी भी खस्ता हालत हो गई थी। लास्ट में अब टेबल पर सिर्फ एक ही देश बचा था, जिसके पास इंडस्ट्रीज प्लस बैंक्स प्लस करेंसी कॉन्फिडेंस था, और वो था अमेरिका। वॉर के बाद ज्यादातर देशों की हालत बिगड़ चुकी थी, क्योंकि उन देशों में फूड की कमी थी, गोल्ड रिजर्व गिर चुके थे, और करेंसीज पर से लोगों का भरोसा उठ चुका था। वॉर के बाद 1944 में अमेरिका का एक स्टेट, जिसे न्यू हैम्पशायर कहा जाता है, उसके ब्रेटन वुड नामक एरिया में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका ने एक ऑफर रखी, सिंपल पर पावरफुल। ऑफर यह था कि सभी देश अपनी इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में सेटल करेंगे, और हम ये वादा करते हैं कि हम डॉलर के बदले में उन्हें गोल्ड देंगे। मतलब कि कोई भी देश $35 दे के 1 आउंस मीन्स 31.10 ग्राम गोल्ड हमारे पास से ले सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत गोल्ड है। आप ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका के पास इतना सारा गोल्ड आया कहाँ से? जब वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका दूसरे देशों को गन्स, शिप्स, फूड और मिलिट्री पावर सप्लाई कर रहा था, तब उसके एक्सचेंज में वो उन देशों के पास से गोल्ड ले रहा था, जिसकी वजह से इन देशों का गोल्ड रिजर्व खत्म होते गया और अमेरिका का गोल्ड रिजर्व बढ़ता गया। यह एक साइलेंट पावर शिफ्ट था। दुनिया की ट्रेड, लोन्स और रिजर्व सबके बीच में डॉलर रख दिया गया था। मतलब कि अब ग्लोबल इकोनॉमी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव हो गया था, लंदन से न्यूयॉर्क। इसकी वजह से 1950s आते आते अमेरिका एक नया रोल प्ले कर रहा था। वो अब सिर्फ एक कंट्री नहीं थी, वो अब एक ग्लोबल पावर बन चुका था। लेकिन अमेरिका जितना कमा रहा था, उससे ज्यादा वो खर्चा कर रहा था, जैसे कि दूसरे देशों में मिलिट्री बेसिस बनाना और वियतनाम वॉर को फंड करना। पर सब उधार से चल रहा था, और दूसरी साइड इस दौरान दुनिया में डॉलर से ट्रेड बढ़ने लगी थी। कंट्रीज अपने गोल्ड रिजर्व के बदले में डॉलर रखने लगी थी, क्योंकि अग्रीमेंट यह था कि डॉलर कभी भी गोल्ड में कन्वर्ट करा सकते हो। मगर प्रॉब्लम यह हुई कि अमेरिका जितना गोल्ड होल्ड कर रहा था, उससे ज्यादा डॉलर वो छापने लगा था, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़ता गया। और सब देशों को यह डर था कि अगर सब लोग एक $60 को गोल्ड में कन्वर्ट कराने लगे, तो अमेरिका के पास गोल्ड कम पड़ जाएगा। यह रिस्क फ्रांस ने पहले समझ लिया, इसलिए उन्होंने मैसिव अमाउंट ऑफ डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट कराना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फ्रांस का गोल्ड रिजर्व डबल हो गया। और इस चीज को देखते हुए दूसरे देशों ने भी डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट कराना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका का रिजर्व जो करीबन 20,000 मेट्रिक टन था, वो गिर के 1971 तक करीबन सिर्फ 9,000 मेट्रिक टन ही रह गया। मतलब कि उनका रिजर्व आधे से भी कम हो गया था।
यहाँ पे अमेरिका को समझ में आ गया कि अगर सिस्टम ऐसे ही चला तो डॉलर का ग्लोबल कंट्रोल टूट जाएगा। इसलिए 15 अगस्त 1971 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर का गोल्ड से लिंक तोड़ दिया। I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर शिफ्ट हो गया। इस पूरे इंसिडेंट की वजह से अब डॉलर सिर्फ ट्रस्ट पे चलने लगा था और ट्रस्ट का मतलब होता है पावर। इस समझ के साथ 1980s में अमेरिका ने बोरोविंग को लाइफस्टाइल बना दिया, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स कॉमन हो गए, हाउसिंग लोन इजी हो गए और बिजनेसेस लोन्स पे एक्सपेंड करने लगे। लेकिन ये ग्रोथ रियल नहीं थी, ग्रोथ फंडेड थी। पर जब सब खुश दिख रहे हो तो कोई नहीं पूछता कि खुशी किसने फाइनेंस की है। पर इनकी खुशियों को खुद की नजर लग गई और फिर शुरू हुई अमेरिका के डाउनफॉल की असली कहानी। नाइनटीन के एंड तक अमेरिका में इंटरनेट की एक लहर उठी। इस लहर ने देश को यह एहसास दिया कि अब प्रोग्रेस ऑटोमेटिक हो गई है, क्योंकि हर तरफ टेक्नोलॉजी का एक्साइटमेंट, नए नए स्टार्टअप्स, नए नए बिलियनर्स बन रहे थे। The internet is so revolutionary that the usual rules for valuing a stock, such as revenues and earnings, no longer apply. On the day their company's stock went public, employees would watch the value of their stock options soar. Between 1990 and mid-2000, more than 4,700 new companies debuted on America's stock exchanges. We are almost a $2 billion company. मार्केट को लग रहा था कि अब प्रॉफिट के पुराने रूल्स आउटडेटेड हो चुके हैं, क्योंकि सिर्फ स्केल हो, हाइप हो और स्टोरी हो तो आपको फंडिंग मिल जाएगी। इसकी वजह से सभी कंपनीज वेबसाइट के पीछे सिर्फ .com नाम लगा के लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट मार्केट से उठा रही थी। और इन्वेस्टर्स को भी इन कंपनीज के बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में ज्यादा पता नहीं होता था। ये लोग सिर्फ एक ट्रेंड फॉलो कर रहे थे कि अगर नाम में .com है तो फ्यूचर गारंटीड है। यहाँ प्रॉब्लम यह नहीं थी कि कंपनीज प्रॉफिट नहीं कमा रही थी, यहाँ प्रॉब्लम यह थी कि लोगों ने प्रॉफिट को ही रिलेवेंट समझना शुरू कर दिया था। बस सभी लोग ग्रोथ के नाम पे, हाइप के नाम पे अंधाधुंध पैसे लगा रहे थे। इस हाइप की वजह से स्टॉक प्राइसेस अननेचुरल स्पीड से ऊपर जाने लगे थे। इसकी वजह से नेस्डेक इंडेक्स जो 1995 में 1000 पॉइंट पे था, वो साल 2000 में करीबन 5000 पॉइंट तक पहुंच चुका था। लेकिन फिर प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब कंपनीज को प्रॉफिट डिलीवर करना था पर वो नहीं कर पाए। तब पता चला कि यह ग्रोथ सिर्फ ऊपर से दिखाई दे रही है, क्योंकि अंदर से पूरा सिस्टम खोखला था और यहाँ से सबका कॉन्फिडेंस ब्रेक होना शुरू हो गया। इसकी वजह से स्टॉक मार्केट इंडेक्स, स्पेशली नेस्डेक जो 5000 पॉइंट तक पहुंच चुका था, वो गिर के अब वापस 1000 पॉइंट पे आ गया था। इट मीन्स स्टॉक मार्केट आधे से भी ज्यादा गिर गया था, जिसकी वजह से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट वैल्यू वाइप आउट हो गई। Means the bubble that was supposed to make America great was now gone. इस .com बबल का सीधा असर अमेरिका की इकोनॉमी पे पड़ा था, जिसकी वजह से कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई। नॉर्मली गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बजट डिसिप्लिन, स्पेंडिंग कट्स और एसेट प्राइसेस का नॉर्मल करेक्शन करती है, लेकिन अमेरिका ने रिकवरी का सीधा और एग्रेसिव रास्ता चूज किया। एंड द रिजल्ट इज फेडरल रिजर्व लगातार रेट कट करते गए, जिसकी वजह से पैसे सस्ते हो गए और बोरोविंग आसान हो गई। एंड बोरोविंग आसान होने की वजह से सभी अमेरिकन बोले कि इफ स्टार्टअप फेल्ड देन रियल एस्टेट पे पैसे लगा देते हैं। और गवर्नमेंट ने भी लोगों का ध्यान .com बबल से हटाने के लिए हाउसिंग सेक्टर को नेशनल प्रायोरिटी बना दिया था। इसलिए बैंक्स ने उन लोगों को भी लोन देना शुरू कर दिया जिन लोगों के पास रीपेमेंट करने की कैपेबिलिटी भी नहीं थी। और जब लोन मिलना आसान हो गया तब सभी लोग बैंक से लोन लेकर घर खरीदने लग गए। पर साल 2006-07 के आसपास हाउसिंग मार्केट अपनी लिमिट तक पहुंच गया। इस पॉइंट के बाद डिमांड नेचुरली स्लो हो गई, क्योंकि हर वो आदमी जो घर ले सकता था उसने ऑलरेडी घर खरीद लिया था। पर प्रॉब्लम यह थी कि लोगों ने घर फ्यूचर में और ज्यादा दाम में बेचने की उम्मीद में लोन लिया था। लेकिन जैसे ही बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, लोगों के लोन्स की EMI भी अचानक बढ़ गई। और जब EMI अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो गया, तब सभी लोगों ने एक के बाद एक लोन डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन इसका उल्टा असर बैंक्स पर ही पड़ा, क्योंकि बैंक्स के पास कोलेटरल के नाम पे सिर्फ घर ही बचे थे और इन घरों की भी प्राइस हर रोज गिर रही थी, विच मीन्स बैंक्स की बैलेंस शीट अंदर से खोखली होती जा रही थी।
इसकी वजह से 2008 आते आते अमेरिका की 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी लेमन ब्रदर्स बैंकरप्ट हो गई। लेमन ब्रदर्स का गिरना एक कंपनी का फेलियर नहीं था, यह सिग्नल था कि फाइनेंशियल सिस्टम का बैकबोन टूट चुका है और यह पूरी सिचुएशन इतनी बड़ी हो गई थी कि पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होने की कतार पे था। इसलिए इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट द्वारा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट में डाले गए और बैंक्स को इमरजेंसी सपोर्ट दिया गया ताकि क्राइसिस से टेम्पररी बचा जा सके। लेकिन असली प्रॉब्लम को सोल्व करने की बजाय क्राइसिस को सिर्फ फ्यूचर में पुश कर दिया गया था। इसलिए .com बबल और 2008 के क्राइसिस से बाहर निकलते निकलते अमेरिका का नेशनल डेट $14 ट्रिलियन तक पहुंच चुका था और यहाँ से अमेरिका के लिए सभी चीजें बिगड़ती गई क्योंकि 2020 में एंट्री हुई कोरोना वायरस की। As cases of COVID-19 surge at a record pace, on Wednesday the US reported the largest single-day increase in cases since the outbreak began. Heightened states of emergency across the nation as a number of coronavirus cases soars above 3,000. इस वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, सारी इंडस्ट्रीज रुक गई, सप्लाई चेन टूट गई और 20 मिलियन से ज्यादा जॉब्स चली गई। लेकिन इस बार भी अमेरिका ने वही किया जो वो सालों से करते आए हैं, विच इज फेडरल रिजर्व ने रेट 0 तक ला दिए। For starters, they've lowered the Fed rate from what it was, which was 1 to 1.25. And it's been lowered down to 0 to 0.25. और पेंडेमिक के बाद मार्केट में करीबन $6 ट्रिलियन डाले गए, लेकिन इतने पैसे मार्केट में एक साथ पहले कभी नहीं आए थे। पर इस बार ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंडस्ट्रीज को वापस शुरू करना था और साथ ही साथ इकोनॉमी को भी रिकवर करना था। लेकिन इकोनॉमी को रिकवर करने का कॉस्ट हुआ $35 ट्रिलियन। यस, पेंडेमिक खत्म होते होते अमेरिका का नेशनल डेट $35 ट्रिलियन तक पहुंच चुका था और यही वो मोमेंट था जहां डेट वेपन नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जल्दी गिरने वाला था क्योंकि हर बार तो अमेरिका पैसे बोरो करके बच जाता था, पर इस बार वो बचने वाला नहीं था। अमेरिका का आज का फाइनेंशियल सिस्टम एक अजीब सा पैराडॉक्स है क्योंकि सरफेस पे तो सब कुछ स्टेबल दिख रहा है, जैसे कि स्टॉक मार्केट्स रिकॉर्ड हाई पे है, लाखों करोड़ों डॉलर्स की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है और अमेरिका की इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो कर रही है। लेकिन जब आप इन नंबर्स के पीछे जाते हो तो एक अलग ही कहानी दिखती है, एक कहानी जो वार्निंग दे रही है क्योंकि जो स्टेबिलिटी ऊपर से दिख रही है उसके नीचे एक इतना बड़ा डेट माउंटेन खड़ा है जिसका साइज इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। एंड द फैक्ट इज यह डेट इतना बड़ा है कि अगर आप हर सेकंड $1 चुकाते रहो तो भी पूरा डेट चुकाने में ओवर $1 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। दैट मीन्स एवरी एम्पायर कोलैप्स नॉट विथ नॉइस बट विथ नंबर, और अमेरिका के लिए वो नंबर है $38 ट्रिलियन। यस, अमेरिका पे आज $38 ट्रिलियन की डेट है। यह डेट अकेला दुनिया की 7 सबसे बड़ी इकोनॉमीज के जीडीपी के बराबर है एंड इट इज ऑल्सो द बिगेस्ट डेट होल्ड बाय एनी अदर कंट्री ऑन अर्थ। बट द रियल स्टोरी इज दैट कि अमेरिका इस डेट ट्रैप में धीरे धीरे फंसता जा रहा है और इस बार इस डेट ट्रैप से बच पाना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है। पर इम्पॉसिबल क्यों लग रहा है इसे पहले समझते हैं। सबसे पहले अमेरिका की डेट का सबसे बड़ा हिस्सा उन फिक्स प्रोमिसेस में जाता है जिसे गवर्नमेंट अवॉइड नहीं कर सकती, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, डिफेंस, मेडिकेड और इंटरेस्ट पेमेंट्स। इन 5 चीजों पर ही गवर्नमेंट का 70% पैसा खर्च हो जाता है। मतलब कि देश का पैसा फ्यूचर बनाने में नहीं बल्कि पुराने वादे और कर्जों को संभालने में जाता है। एंड इन फैक्ट अगर हम सिर्फ डिफेंस बजट की बात करें तो अमेरिका हर साल लगभग $800 बिलियन अपने डिफेंस पर खर्चा करता है। इतना पैसा जितना कि आगे के 10 देश मिलाकर भी नहीं करते। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतने पैसे आ कहां से रहे हैं? इसका आंसर है नेशनल डेट, क्योंकि अमेरिका का पूरा सिस्टम इसी चीज पे टिका हुआ है। तो चलो इसे इजी वे में समझते हैं। मेनली अमेरिका का पैसा आता है टैक्सेस से, जिसे इनकम कहा जाता है, और ये पैसा स्पेंड होता है डिफेंस, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिसे एक्सपेंस कहा जाता है। लेकिन जब एक्सपेंस इनकम से ज्यादा हो जाता है तब एक गैप क्रिएट होता है जिसे डेफिसिट कहा जाता है। और यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब डेफिसिट होता है तब गवर्नमेंट ये एक्स्ट्रा पैसे किसी बैंक्स के पास से डायरेक्टली नहीं मांग सकते। एंड
बिकॉज ऑफ दैट उन्हें ये पैसे ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच के बोरो करने पड़ते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है। मान लो कि गवर्नमेंट को $10,000 चाहिए, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि वो सिंपली 10 बॉन्ड्स को इशू कर देगी, जिसमें हर बॉन्ड की वैल्यू $1,000 होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज टी बिल्स। इसे शॉर्ट टर्म लोन कहा जाता है क्योंकि इसका मैच्योरिटी पीरियड कम होता है, इसलिए रिस्क भी कम होता है और इंटरेस्ट भी कम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 2% पर ईयर जितना। सेकंड वन इज टी नोट्स। इसे मीडियम टर्म लोन कहा जाता है क्योंकि इसका मैच्योरिटी पीरियड 2 से 10 साल तक का होता है, इसलिए इसमें इंटरेस्ट भी थोड़ा ज्यादा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 4% पर ईयर जितना। थर्ड वन इज टी बॉन्ड्स। इसे लॉन्ग टर्म लोन कहा जाता है क्योंकि इसका मैच्योरिटी पीरियड करीबन 30 साल तक का होता है, इसलिए इसमें इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 5% पर ईयर जितना। अगर आपको यह समझ में आ गया तो चलो वापस एग्जाम्पल पे आते हैं। मान लीजिए आपने एक टी बॉन्ड खरीद लिया, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि वो आपको हर साल 5% इंटरेस्ट देगी, विच इज अराउंड $50 पर ईयर। और जब 30 साल खत्म हो गए तब गवर्नमेंट आपको आपके $1,000 भी वापस दे देगी। तो गवर्नमेंट ऐसे ही ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच के मार्केट से लाखों करोड़ों रुपए उधार लेती है। और आज की रियलिटी ये है कि अमेरिका ने इतना ज्यादा कर्जा ले लिया है कि वो सिर्फ इंटरेस्ट में ही रफली अराउंड $1 ट्रिलियन पर ईयर पे कर रहा है। यस, $1 ट्रिलियन। एंड दिस इंटरेस्ट पेमेंट इज ऑल्सो बिगर देन देयर एंटायर डिफेंस एंड मेडिकेयर बजट। और बात यहाँ पे ही खत्म नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका ने ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच बेच के एक ऐसा टाइम बॉम्ब बना लिया है जो उन्हीं की इकोनॉमी को तबाह कर सकता है। और इस टाइम बॉम्ब का नाम है डेट बॉम्ब। एंड द बिगेस्ट फियर अराउंड द वर्ल्ड इज दैट यह टाइम बॉम्ब कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि 2026 में अमेरिका का $9 ट्रिलियन का पुराना कर्जा मैच्योर होने वाला है। यानी पुराना कर्जा चुकाने के लिए अमेरिका को वापस नया कर्जा लेना ही पड़ेगा। और जब एक देश इतना बड़ा अमाउंट एक साथ बोरो करता है, तब सिस्टम में सिर्फ प्रेशर नहीं बढ़ता, बल्कि पूरी फाउंडेशन ही हिलने लगती है और सिस्टम एक नेवर एंडिंग लूप में फंस जाता है। विच इज जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा उतने ज्यादा बॉन्ड्स इशू करने पड़ेंगे, विच लीड्स टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट पेमेंट। फिर जितना ज्यादा पैसा इंटरेस्ट में जाएगा उतना ज्यादा डेफिसिट बढ़ता जाएगा। तो अब इस डेफिसिट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट और ज्यादा पैसे मार्केट से बोरो करेगी, विच इवेंचुअली लीड्स टू मोर फिस्कल डेफिसिट। और अमेरिका इस लूप में बहुत बुरी तरह से फंस चुका है, जिससे बाहर निकलने का रास्ता इन लोगों को भी नहीं मिल रहा। एंड यही वो मोमेंट है जहाँ एक और क्रैक विजिबल हो रहा है, विच इज पहले जब भी कोई ग्लोबल क्राइसिस आने वाली होती है, चाहे वो यूरोप में मेल्टडाउन हो, एशिया में पैनिक हो या स्टॉक मार्केट दुनिया भर में क्रैश हो रहे हो, तब इन्वेस्टर अपने पैसे सभी मार्केट से निकालकर अमेरिका में डाल देते थे, क्योंकि डेकेड से अमेरिका को सिर्फ एक ही नाम दिया गया था, द सेफ हेवन। A place where money is always safe। लेकिन सेफ हेवन तब तक सेफ रहता है जब तक लोग क्वेश्चन नहीं पूछते। पर इस बार लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि क्या अब अमेरिका सच में सेफ हेवन रह गया है? बिकॉज अमेरिका's debt is too high, interest is too heavy, politics is too unstable, inflation is too sticky, borrowing is too frequent and refinancing is too risky। और बस इतने ही क्वेश्चंस काफी होते हैं ट्रस्ट को हिला देने के लिए, क्योंकि जब सेफ हेवन का ट्रस्ट हिलने लगता है तब दुनिया एक और जगह ढूंढती है जहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं बल्कि सिर्फ प्योरिटी हो। और उन्हें ये प्योरिटी दिखाई दी गोल्ड में। एंड बिकॉज ऑफ दैट गोल्ड ने 2024-25 में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और गोल्ड की प्राइसेस $4,000 पर आउंस के आसपास पहुंच गई थी, क्योंकि इंडिया, रशिया, चाइना जैसे देशों ने एग्रेसिवली गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया था। पर सभी देशों का गोल्ड पर शिफ्ट होना सिर्फ गोल्ड की प्राइसेस पर अफेक्ट नहीं करता, बल्कि इसका सीधा असर अमेरिका पर भी पड़ता है, क्योंकि जब कंट्रीज गोल्ड बाय करती है तो वो इनडायरेक्टली ट्रेजरी बॉन्ड्स को कम इंपॉर्टेंस देती है। और जब ट्रेजरीज की डिमांड स्लो हो जाती है तो अमेरिका की बोरोइंग कॉस्ट ऊपर चली जाती है। एंड जब बोरोइंग कॉस्ट ऊपर चली जाती है तो गवर्नमेंट को और ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसकी वजह से डेफिसिट और बढ़ता जाता है। एंड डेफिसिट बढ़ने की वजह से अमेरिका को मार्केट से और ज्यादा पैसे बोरो करने पड़ते हैं। और अमेरिका जितना ज्यादा बोरो करता है, इन्वेस्टर का ट्रस्ट उतना ज्यादा ब्रेक होता है। एंड जब ट्रस्ट ब्रेक होता है तो गोल्ड और ज्यादा बाय होता है। और जब गोल्ड इतना ज्यादा बाय होता है तो ट्रेजरी बॉन्ड्स की डिमांड और स्लो हो जाती है। एंड इवेंचुअली ऑल दिस क्रिएट ओनली वन थिंग, अ डार्क इकोनॉमिक नाइटमेयर। पर असली पिक्चर उन प्राइसेस में नहीं थी, बल्कि वो उन नंबर्स में छुपी थी जिनको ज्यादातर लोग देखते भी नहीं।
तो हिस्ट्री से हमें यह तो पता चल गया कि क्राइसिस कभी पूछ के नहीं आती, क्योंकि .com के दौरान भी सबको लग रहा था कि इंटरनेट फ्यूचर है, पर फिर अचानक मार्केट गिर गया। ऐसे ही 2008 में भी बैंक्स प्रॉफिट शो कर रही थी, लोग घर खरीद रहे थे, सब कुछ सेफ लग रहा था, और फिर हाउसिंग प्राइसेस क्रैश हो गए। इसके बाद कोविड से भी पहले सब कुछ नॉर्मल था, पर फिर एक वायरस आया जिसने पूरी इकोनॉमी को फ्रीज कर दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि हर बार लोगों को बाद में पता चलता है और मार्केट को पहले, क्योंकि मार्केट के पास एक साइलेंट मैसेंजर होता है। यह मैसेंजर कोई इकोनॉमिस्ट नहीं, कोई न्यूज एंकर नहीं, बल्कि एक ग्राफ है जिसका नाम है यील्ड कर्व ग्राफ। सुनने में टेक्निकल लगता है, पर असल में यह दुनिया का सबसे सिंपल लाई डिटेक्टर है। इसको समझने के लिए आप बस इतना समझ लो कि जब आप अमेरिका को पैसे उधार देते हो तो गवर्नमेंट आपको प्रॉमिस करती है कि वो आपको फिक्स इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस देगी। बस उस इंटरेस्ट को ही यील्ड कहते हैं। अगर फ्यूचर सेफ लगे तो इन्वेस्टर्स कम इंटरेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर फ्यूचर रिस्की लगे तो वो ज्यादा इंटरेस्ट डिमांड करते हैं। दूसरी साइड गवर्नमेंट अलग अलग टाइम के बॉन्ड्स इशू करती है, जिसमें कुछ महीनों के, कुछ सालों के और कुछ 30 सालों तक के होते हैं। पर नॉर्मल सिचुएशन में शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की यील्ड कम होती है और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की यील्ड ज्यादा, क्योंकि शॉर्ट टर्म का रिस्क कम होता है और लॉन्ग टर्म का ज्यादा। और इससे एक ग्राफ बनता है जिसे नॉर्मल यील्ड कर्व कहा जाता है। लेकिन कभी कभी यह कर्व उल्टा हो जाता है, क्योंकि जब मार्केट को लगने लगता है कि नियर फ्यूचर ज्यादा रिस्की है और लॉन्ग टर्म रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल, तब इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स पे ज्यादा इंटरेस्ट डिमांड करते हैं और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पे कम इंटरेस्ट डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से ग्राफ उल्टा हो जाता है। और इसी उल्टे ग्राफ को कहा जाता है इन्वर्टेड यील्ड कर्व ग्राफ। इसका सिंपल मतलब है कि अभी डेंजर आ सकता है। एंड यह बात सिर्फ थियरी नहीं है, क्योंकि जब जब यील्ड कर्व उल्टा हुआ है तब रिसेशन आया ही आया है। अगर हम इस ग्राफ में देखें तो .com क्रैश से पहले भी ये इन्वर्ट हुआ था, हाउसिंग मेल्टडाउन से पहले भी ये इन्वर्ट हुआ था, और कोविड रिसेशन आने से पहले 2019 में भी ये सिग्नल दे चुका था। मतलब कि हर बार ये ग्राफ मार्केट से पहले वार्निंग देता है। बस फर्क इतना है कि पहले ये इन्वर्जन कुछ महीनों के लिए ही होता था और इसके बाद ये नॉर्मल हो जाता था। लेकिन आज ये इन्वर्जन 40 साल में सबसे लंबा चल रहा है। मतलब कि मार्केट के हिसाब से अब प्रॉब्लम आएगी नहीं, बल्कि ऑलरेडी प्रॉब्लम अब शुरू हो चुकी है। और यह तो सिर्फ पहली वार्निंग थी, क्योंकि दूसरी वार्निंग तो और भी सीरियस है, विच इज अमेरिकाज डेट टू जीडीपी रेशियो। इसको कैलकुलेट करते हैं बाय डिवाइडिंग टोटल नेशनल डेट विथ एनुअल जीडीपी। इसमें जीडीपी मतलब कि देश की एनुअल अर्निंग और नेशनल डेट मींस उस अर्निंग के अगेंस्ट लिया गया लोन। अगर अर्निंग स्टेबल हो और लोन कंट्रोलेबल हो तो ये नॉर्मल सिचुएशन होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोन अर्निंग से फास्ट ग्रो करने लगे। बिल्कुल यही सिनेरियो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर हुआ था। तब वॉर की वजह से अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो लगभग 106% तक पहुंच चुका था, जो उस वक्त के लिए बहुत ज्यादा था। लेकिन उस टाइम पे एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यह था कि वॉर खत्म हो चुकी थी और पूरा देश रिकवरी, रीबिल्डिंग और ग्रोथ के फेज में एंटर हो रहा था। इसलिए उस हाई डेट का एक पर्पस था। लेकिन आज की सिचुएशन एकदम ही उल्टी है, क्योंकि आज कोई वॉर नहीं चल रही है, फिर भी अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो वॉर टाइम लेवल को क्रॉस करके करीबन 125% तक पहुंच चुका है। यानी वॉर के बिना भी डेट वॉर टाइम लेवल पे बैठा हुआ है। इन शॉर्ट, एक साइड यील्ड को वार्निंग दे चुका है, डेट टू जीडीपी उस वार्निंग को कंफर्म कर चुका है, और दूसरी साइड इंटरेस्ट पेमेंट बजट का सबसे बड़ा फिक्स कॉस्ट बन चुका है। यानी सिस्टम अर्निंग के लिए कम और रीपेमेंट के लिए ज्यादा कमा रहा है। और जब एक देश अपनी इनकम से पहले इंटरेस्ट चुकाने लगे तब वो ग्रो नहीं करता, बल्कि वो सर्वाइव करता है। यह बात मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर्स भी कह रहे हैं, जैसे कि जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमंड। And you're not worried about a recession in 2026 for the US. You made that clear. I think it could happen in 2026. I'm not worried about it. It's a different statement. और अमेरिकन हेज फंड मैनेजर रे डालियो। I'm very close to a recession. And I'm worried about something worse than a recession if this isn't handled well. इन दोनों ने ये वार्निंग पहले ही दे दी है कि अमेरिका में रिसेशन आ सकता है। और दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने भी अपनी कंपनी के हिस्ट्री के सबसे बड़े कैश रिजर्व होल्ड किए हैं, क्योंकि उन्हें मार्केट में प्रॉफिट कम और रिस्क ज्यादा दिख रहा है। हम इन लोगों की वार्निंग को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग पैनिक से डिसीजन नहीं लेते। ये लोग मार्केट की रियलिटी देखकर डिसीजन लेते हैं। और इसी रियलिटी को समझने के बाद एक बात क्लियर होती है कि इस वीडियो में हमने सिर्फ नंबर्स नहीं देखे, बल्कि एक पैटर्न देखी कि जब भी सिस्टम वीक होता है तब अमेरिका ग्रोथ से नहीं बल्कि बोरोविंग से चलने लगता है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2, .com बबल, 2008 क्राइसिस, कोविड-19 और अब नॉर्मल डेज में भी ये पैटर्न रिपीट हो रही है। इट मींस एक बात तो क्लियर है कि अब नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट से नहीं बल्कि बोरोविंग से लिखा जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जियोपॉलिटिक्स के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन साइनिंग ऑफ।